हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अमृत सिंह SRCC। बच्चों, आज मैं आपके सामने सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन का 2025 के लिए लेकर के मैं उपस्थित हूँ। ये सैम्पल पेपर 5 सितंबर को CBSE ने रिलीज़ किया। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके जितना ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमारे क्वेश्चन पेपर मैथ के क्वेश्चन पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, प्रत्येक 1 मार्क्स का है। तो हम आपको चाह रहे हैं कि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वह 5 से 10 मिनट में सॉल्व हो जाए टोटल क्वेश्चन। तो इससे आप समय बचा सकेंगे और अन्य क्वेश्चन को समय दे सकेंगे। तो बच्चों, मैं इसको ट्रिक के साथ लेकर के उपस्थित हूँ, है ना, कि किस तरह कितना जल्दी हम सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं उसके अनुसार। अब देखिए क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ के बारे में बात कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बच्चों हमेशा पैराबोला होता है। px अच्छा है क्या, x पर आपका पॉलिनोमियल है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वेरिएबल x है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अच्छा बच्चों देख लो, -6 0 0 -30 4 -20 एंड 6 0 से ये इसका ग्राफ है। तो ग्राफ बच्चों इस ढंग का बनता है। आप थोड़ा सा जूम करके जरूर देखेंगे, x एक्सिस होता है, x डैश होता है, y होता है और y डैश होता है। तो ग्राफ यूं इस तरह निकलता है पैराबोला का। हाँ, हो सकता है ग्राफ ऐसा भी हो, ऊपर से भी निकल जाए, है ना, नीचे से भी निकल जाए, ये डिटेल में समझने वाली बात है। लेकिन अब इसमें हमको ट्रिक से, हम तो बता रहे हैं कि ट्रिक से पढ़ना है। तो कह रहा है द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो x का है, तो x का ये पहला वैल्यू जो होता है ना बच्चों, वह x का वैल्यू होता है। जो फर्स्ट होगा वो x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू तो हम बता चुके हैं कि इस एक्सिस को, है ना, इस एक्सिस को, x एक्सिस को जो हमारा कोऑर्डिनेट टच करेगा वही इसका कोऑर्डिनेट्स होगा, है ना। तो कह रहा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका जीरोज कौन होगा, तो जो ग्राफ है वह x एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करेगा ना वही होगा। तो देखिए x एक्सिस को तो ये कट करेगा क्या, कि जिसका जिस भी कोऑर्डिनेट्स का y 0 होगा वही x एक्सिस को कट करेगा। तो ये y एक्सिस को, x एक्सिस को नहीं कटेगा कि x 0 हो गया, ये भी नहीं कट करेगा, फिर कट करेगा 6 0 करेगा, है ना, ये करेगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो हमारा ऑर्डिनेट है वो y का वैल्यू होता है, जो एब्सिसा x का वैल्यू होता है। तो ये -6 है, और यहाँ देखिए यहाँ एब्सिसा 6 है और ऑर्डिनेट 0 है। तो कंफर्म है कि जो हमारा 0 होगा -6 होगा और 6 होगा। तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे ऑप्शन में कौन है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बच्चों। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्या कर रहा है, द वैल्यू of k for which the system of equation 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent। अच्छा बच्चों, inconsistent है, ध्यान रखना। हम लोग जानते हैं ना कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, है ना। यह वन सॉल्यूशन के लिए होता है, या यूनिक सॉल्यूशन कह लो, वन सॉल्यूशन के लिए होता है। फिर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यह मेनी सॉल्यूशन के लिए बच्चों होता है, मेनी सॉल्यूशन। और a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये है नॉट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये समझ लीजिए, ये नॉट सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए, जिसका एक या सॉल्यूशन जिस इक्वेशन का हो जाए, इसका सॉल्यूशन एक ठो होगा, सॉल्यूशन है, इसका मेनी सॉल्यूशन है, अधिक सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो है। तो ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट। लेकिन ये हो जाएगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या क्राइटेरिया दिख रहा है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल होना चाहिए, ये तो बराबर नहीं होगा c1 बाई c2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अब देखो a1 3 हो जाएगा, है ना, b1 माइनस के हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा c1, और इसमें दूसरा ये हो जाएगा 6 a2 और b2 10, और ये तो देखिए बराबर क्या होता है, 3/6 करेंगे तो a1 बाई a2, है ना, 3/6 हो गया, बराबर में -k/10 होगा इज इक्वल टू 7/3। ये बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। तो देखो, इसको अगर हम करते हैं तो 3 1 जाती है 1/2। अब k का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि 1/2 में आ जाए, ये वैल्यू ढूंढना है बच्चों। तो देखो, इसमें ऑप्शन दिया -10 रखें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1/2 नहीं आया, हटाइए, -5 रखते हैं, माइनस माइनस प्लस 5, के जगह -5 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आ जाएगा, यानी ये 5 आ रहा है। बस विदाउट बीइंग लेट इसको हम लोग
ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। तो इस तरह हमारा सॉल्यूशन निकल गया बच्चों। अब तीसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा ध्यान रखना है, ऐसा ऑप्शन वाला क्वेश्चन नॉट ट्रू वाला यस वाला आता था बहुत क्वेश्चन, लेकिन अब निगेटिव क्वेश्चन सब आ रहा है ना। कह रहा है ए नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। अब बच्चों हम आपको बता रहे हैं, इसको डिलीट करिए। जैसे ये सर्किल है ना, सर्किल है, तो इसमें ये जो खींच देंगे ये सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, किसी पॉइंट से खींच सकते हैं, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो एक नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ये तो सही है, तो ये भी सही है। बी ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट, हम लोग जानते हैं टेंजेंट बाहर के किसी पॉइंट से टच करता है बच्चों, सर्किल के किसी एक पॉइंट को ही टेंजेंट छूता है, ये ध्यान रखना है। और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट, तो किसी एक पॉइंट को टच करता है, तो ये भी सही है। फ्रॉम ए पॉइंट है ना, ए सर्किल एक पॉइंट से। इफ अच्छा सॉरी बच्चों, बी यहाँ था, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है। सी में देखते हैं, ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल। कॉर्ड उसी को कहते हैं, है ना। ये बाहर निकल गया तो सेकेंड है बच्चों, बाहर निकल रहा है तो सेकेंड है। जब यहाँ से यहाँ टच कर रहा है तो कॉर्ड हो गया, यहाँ से अंदर अंदर किसी पॉइंट को टच कर रहा है तो कॉर्ड हो गया। हम लोग जानते हैं ना, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज ए डायमीटर। तो क्या कर रहा है सी में, ए कॉर्ड इज ए सर्किल सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, एकदम सही बात है। एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। डी में आते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्किल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। गलत, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। अंदर सर्किल के अंदर तो टेंजेंट खींचा नहीं जाता, टेंजेंट सर्किल के बाहर और सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है सर्किल का, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पूछा था, इसमें कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। इफ nth टर्म ऑफ NAP जितना, अच्छा nth टर्म है, तो बच्चों n के जगह पर अगर वैल्यू पुटअप करेंगे, एक तो पहला टर्म निकलेगा, 2 रखेंगे n यानी दूसरा n रखेंगे, 2 रखेंगे n का वैल्यू तो दूसरा टर्म निकलेगा, 3 रखेंगे n के जगह पर तो तीसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको पता है ना कि n का जो डिफरेंस है n प्लस d, दूसरा वैल्यू होता है ये आ जाता है, d का वैल्यू निकल जाता है। तो देन द कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा है, तो 1 रखेंगे। तो देखो सोल्यूशन पेन उस समय उठाना है जब सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। अगर सॉल्यूशन आसान है, इसका हम लोग मेंटली कर सकते हैं, सॉल्यूशन मन में ही कर सकते हैं, तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। 7 × 1 7, 7 - 4 गया 3, यानी पहला टर्म 3 हो गया। दूसरा टर्म 7 दूना 14 - 4 10, तो दूसरा टर्म 10 आ गया। तो देखो ऐसे हम करके भी दिखाते हैं, 7 × 1 - 4 तो कितना आ गया 3, और 7 × 2 - 4 तो 7 × 14 मतलब 10, तो 3 से कितना अधिक है 7 अधिक है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना 7 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 4 का। 5 का क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अच्छा एक कोन है बच्चों, ध्यान रखना है, इसका जो रेडियस है और एक स्फेयर है, इसका जो रेडियस है, दोनों का रेडियस बच्चों सेम है। ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। अच्छा रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अब कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दोनों इक्वल है, यानी वॉल्यूम ऑफ बच्चों ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, πr² और 4/3 πr³ होता है, ये स्फीयर का फॉर्मूला। वॉल्यूम हो गया ये इसका कोन का। देन द हाइट ऑफ द कोन, हाइट पूछ रहा है, तो नीचे नीचे 3 से 3 जाएगा, पाई से पाई गया, दोनों का r बराबर कर रहा था, तो r2 तो r2 कैंसिल हो जाएगा, एक r इधर बच जाएगा, है ना। तो h बराबर, है ना, तो h इधर तो सिर्फ h बचा बच्चों, इधर बच रहा है 4 और r तो कह रहा है 5, यहाँ दिए हुए 5 सेंटीमीटर, यानी तो h बराबर क्या जाएगा 4 × 5, एक r तो बच रहा है, एक r² है इधर r³ था, तो एक r बचा हुआ इधर, तो r का वैल्यू 5 है, तो 5 4 जा 20, यानी कितना हो जाएगा हाइट जो है h बराबर 20, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, इफ tan θ = 5/2 देन इसका। अब बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन बहुत शांति से करना है, इसको भी cos θ से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी cos θ से डिवाइड करिएगा, तो tan θ में कन्वर्ट हो जाएगा, sin/cos और cos/cos कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं। 4 इसको तो मन से इसका हो जाएगा हमारा, देखो हम सॉल्व करके बताते हैं। sin θ यानी tan θ का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम कर जाएगा, 5 2 10, 10 1 11,
11 ऊपर हो जाएगा, ऊपर में 11 तो सिर्फ एक ही में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोल्यूशन। अब इसका देखिए कैसे हो गया, हमने तुरंत कैसे किया है। देखिए 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, किस तरह हुआ है। कॉस ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब बाय कॉस थीटा हो जाएगा। अब फिर नीचे वाले में भी कॉस थीटा से कर दीजिए, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब बाय में कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल होगा, कोई फर्क पड़ेगा, जैसा कि तैसा कर सकते हैं, रूल भी है। अब देखो ये कॉस दोनों के बाय में जाएगा, साइन के भी बाय में कॉस के भी बाय में, तो 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 4 टेन थीटा लिख सकते हैं। और इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 4 टेन थीटा अब -1 हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों दिया हुआ, 5/2 वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 4 × 5/2 प्लस 1 अब बाय में 4 × 5/2 -1, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 10 1 11। तो हमने बच्चों यही सॉल्व किया है ना। 11 पहला देखिए किसी के न्यूमरेटर में 11 नहीं था, तो हमने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया। लेकिन अब देखिए नीचे कितना आएगा, डिनोमिनेटर क्या आता है। अब ये हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 2 जा 10 -1 यानी 9 आना ही है, जो सोल्यूशन रहती है हम लोग। तो आज बच्चों हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब और 4 क्वेश्चन करेंगे। एक सेट में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इसको ट्रिक को समझिए और इससे लाभ उठाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज़ बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट पी। एक टेंजेंट है, यह पॉइंट पी पर खींचा गया ऑन द सर्किल सेंटर्ड एट ओ, यह सेंटर है। अब बच्चों अब हम लोग आपको बताते हैं यह रूल कि सेंटर है तो यहाँ से यहाँ आएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ गया सो रेडियस। तो सेंटर से जो आया हुआ लाइन ओपी है यह रेडियस है, तो रेडियस किसी भी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बच्चों ध्यान रखना है ना। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कह रहा है टी पी क्यू 110 डिग्री, टी पी क्यू। अच्छा बच्चों टी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा टी ये है, ये वाला पॉइंट टी है ना। ये ओसवाल का बच्चों सैंपल पेपर है, इससे मैंने क्वेश्चन को उठाया है। तो देखो टी पी क्यू 110, टी पी क्यू 110 है। तो अब पूछ रहा है कि अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा 20, तब तो 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ तो हमको पता है कि टेंजेंट 90 डिग्री का बनाता है, ये 20 डिग्री हो गया, तो ये 20 डिग्री हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना है कि ओ पी क्यू कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये साइड ये भी रेडियस, ये भी रेडियस किसी साइड का बराबर होता है। तो अगर ये और ये रेडियस है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो 20 20 40, तो हम 180 डिग्री का, तो ये वाला सेंटर पर वाला के एंगल कितना हो जाएगा 20 20 40, तो 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 20 20 40 हो गया, तो ये बच गया कितना 140 डिग्री। अब पूछ रहा है पी ओ क्यू ही पूछ रहा है, यानी 140। बच्चों आंसर हमारा ये हो जाएगा, है ना। कोई सॉल्व नहीं करना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -√5/2 एंड 5/2, है ना। तो बच्चों देखो एक इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ये -5 में है तो x प्लस √5/2 हो जाएगा, ये भी रूट में है। अच्छा एक ही साथ लिखो 5/2 है। अच्छा एक अगर प्लस में है तो कन्फर्म है कि यह माइनस में हो जाएगा 5/2, तब तो भाई बराबर 0 करके वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा x² -5/2 का होल स्क्वायर, यानी x² -5 का 5 2 का 2, तो क्या हो जाएगा 2x² -5/2। अब बच्चों इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/2 2x² -5। ये तो आ गया हमारा ये पॉलिनोम। तो कह रहा है इसका जीरो, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरो इतना है ना। तो पॉलिनोमियल पूछ रहा है बच्चों क्या हो जाएगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं k × x² -α + बीटा × x + α × बीटा, है ना। ये कांस्टेंट होता है बच्चों। तो देखो यहाँ अगर हम लोग इसको एक है माइनस में एक प्लस में है, अगर यहाँ हम लोग देखो x² माइनस एक -√5/2 √2 प्लस √5/2 कर देते हैं, x करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी बीच का टर्म 0 हो जाएगा। यानी जो भी इक्वेशन आ जाएगा x² -α × बीटा, है ना, यानी +5 अल्फा भी √5/2 है, ये भी √5/2। तो ध्यान रखना बच्चों क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो 2x² अब कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो इसमें से कॉमन कौन जाएगा, तो देखो x², अगर इसमें से हम लोग देखो ये आ क्या रहा है 1/2 2x² -5 है।
अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2। और देखो बच्चों 4 अगर कर दिए हमें, है ना, तो ध्यान रखना है 4 से करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 2x²। अब -5 है तो क्या हो जाएगा 1/2 i × 4, है ना, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 2 4 जा 8 4 4 2 जा 8 x² -5 चौका 20 आ रहा है ना। यानी इसको के जो हमारा कांस्टेंट है बच्चों वो हमारा किस में आ रहा है 8x² -20 में। यानी ये हमारा ट्रिकी मेथड से, है ना, सॉल्व करने का एक तरीका हो जाएगा। कंफर्म हो गया। अब तो x² में 50 नहीं जाएगा, 8x² आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। क्लास दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। द अपर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास, बच्चों मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास क्या हो जाता है, मीडियन क्लास क्या होता है कि मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोगों को पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बच्चों अगर निकालना हो तो देखिए इसका हम लोग रफ कर देते हैं, सीधा ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, है ना। 5 का 5 हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 15 29, 29 10 39, 39 45, 45 बच्चों कह रहा है। तो कह रहा है कि इसको हम लोग हाफ कर देंगे, है ना। 45 का हाफ से ठीक बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो 45 का हाफ क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। हाफ से ठीक बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 29, और 29 का जो क्लास होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास कहलाएगा। तो मीडियन क्लास का अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना है 20, अपर लिमिट कितना है 30। तो पूछ रहा है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। और बच्चों मैं जैसे ये इसका बताया, मैं चैप्टर वाइज इस सेशन में इस बार यानी 2025 के लिए मैं एक एक चैप्टर मैथ का अपने YouTube वीडियो पर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आया है मैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेकर आ गया। ऐसे ही सीरीज़ करके हर चैप्टर को लेकर मैं आऊँगा। तब तक आप वीडियो को देखिए और उस वीडियो को भी देखिए, है ना। मैंने अपलोड कर दिया है, ट्रिग्नोमेट्री अपलोड किया है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्टेंस फार्मूला वाला डेरिवेशन अपलोड किया है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, O इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ ए सर्किट। AB और CD दो कॉर्ड्स है जहां O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल का हो जाएगा। तो देखो कर रहा है BOC इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो BOC ये अगर 80 है तो DOA भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। OA बराबर OD, OA बराबर OD। अच्छा ये और ये बराबर दिखा भी रहा है। तो पूछ रहा है देन ODA एंड OBCR, है ना। ODA और OBC कैसा ट्रायंगल होगा। तो देखो बच्चों ये तो कॉर्ड बड़ा है, ये कॉर्ड छोटा है, लेकिन एंगल तो सिमिलर हो रहा है। ये 80 डिग्री हो गया तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल होगा, उतना ही ये होगा और ये इतना ही ये होगा। यानी यह तो एंगल बराबर है तीनों का, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल है यानी सिमिलर ट्रायंगल होगा। और ये बराबर है तो दो साइड बराबर, OD OA बराबर दिखा रहा है, OA बराबर कह भी रहा है कि OA बराबर OD। तो जब दिखा रहा है ऐसा कि दो साइड बराबर है तो यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब OA और OD बराबर तो ये भी बराबर होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल्स दोनों जो होगा सो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और सिमिलर होगा ट्रायंगल, है ना। तो इसमें ढूंढेंगे आइसोसेलेस से सिमिलर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों 10 क्वेश्चन किया है आज, और ठीक इसके अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और लेकर के मैं आऊँगा। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।